हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमने हेडलाइन ली है, जो अभी कल यानी कि हाल ही में सैन्य प्रतिष्ठान पर जम्मू कश्मीर में वायुसेना एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है, उस न्यूज़ को हमने कवर किया है। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से हुए बम हमले को भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए इसे अब काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से जोड़ा जा रहा है। नए सिरे से ऑडिट कराया जाएगा। भारत में वायुसेना स्टेशन पर पहली बार हुए ड्रोन हमले की नई चुनौती को देखते हुए सैन्य प्रतिष्ठानों की फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद अहम हो गया है। इसके मद्देनजर ही ड्रोन हमलों को रोकने की तकनीक पर शुरुआती मंत्रणा का दौर शुरू हो गया है। जो ड्रोन से हमला हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोन क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। ड्रोन को यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है। असल में ये मिनी मैच्योर रोबोट्स होते हैं, यानी कि जो कि उड़ने में सक्षम होते हैं। वहीं इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि एक रिमोट के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और रिमोट के थ्रू आप उसकी लोकेशन को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से उड़ता है, चलता है, पिक्स भेजता है। प्रत्येक ड्रोन लंबे समय तक निगरानी कर सकता है और ये उस समय जब निगरानी करता है तो रियल टाइम इमेज भेजता है। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल डिपो पर कुछ अरसा पहले ड्रोन से हुए आतंकी हमले का उदाहरण बहुत पुराना नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां भी ड्रोन मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई थीं। जम्मू एयरपोर्ट के जिस टेक्निकल एरिया में ड्रोन से बम हमला हुआ है, वह वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैंगर के करीब था। वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस हैंगर में पार्क हैं। राहत की बात यह थी कि इस हमले में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू की घटना के बाद वायुसेना ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला व पठानकोट और अवंतीपुरा जैसे सीमावर्ती एयरबेस की सुरक्षा को अलर्ट कर दिया है। जाहिर तौर पर भविष्य के लिए बड़े खतरों की ओर इशारा कर रही जम्मू की घटना को रक्षा महकमे ने बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल ऐसी चुनौतियों को थामने की कसरत तेज कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है कि विवादित है जमीन तो पहले ही पता चल जाएगा। सरकार ई अदालतों की भूमि रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डाटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे वास्तविक खरीदारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को खरीदने की वह योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इससे संदिग्ध लेन देन कम होगा, विवादों को रोकने में मदद मिलेगी और अदालती प्रणाली का बाधित होना भी कम होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई अदालतों की भूमि के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डाटाबेस से जोड़ने की पायलट परियोजना पूरी हो गई है। जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अब ये ई अदालत क्या होता है? तो देखिए, यह एक वर्चुअल प्रारूप होता है जो लोगों को घर बैठे ही न्याय प्राप्त कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ई लोक अदालतों के संचालन में खर्च कम होता है, क्योंकि इसके परंपरागत रूप से संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है। इसमें जस्टिस मीट GITSI और मीट, ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसे अधिवक्ता और पक्षकार स्मार्टफोन में आवश्यक रूप से इंस्टॉल करते हैं, तभी ये कार्य करता है। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से भूमि रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डाटाबेस को ई अदालतों तथा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड यानी NJDG से जोड़ने की राज्य सरकारों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। अब ये NJDG क्या होता है? यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का अंग है। तब से अब तक 2852 से अधिक जिला और तालुका कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने NJDG पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। NJDG मामलों की पहचान करने, प्रबंधन एवं लंबित होने की अवधि को कम करने के लिए निगरानी के संसाधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट न्यूज है, PSU में खत्म होगी क्रॉस होल्डिंग। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि PSU क्या होता है। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। पीएसयू भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी को संदर्भित करता है जहां कंपनी की 51% से अधिक इक्विटी सरकार के पास रहती है। अब इसे ही सरकार धीरे धीरे कई क्षेत्रों में कम कर रही है। सरकार तेल क्षेत्र की सरकारी कंपनी में मौजूदा क्रॉस होल्डिंग्स स्ट्रक्चर को खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के परिचालन में एकीकरण लाने और निजीकरण की राह पर बढ़ने की दिशा में योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ऑयल सेक्टर पीएसयू को अन्य सरकारी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से बाहर आने का निर्देश दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह कदम चरणबद्ध तरीके से और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाएगा ताकि इन शेयरों के बदले अधिकतम कीमत मिल सके। यह कदम चरणबद्ध तरीके से और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया जाएगा। 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक इसमें मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि कंपनियां हिस्सेदारी बेचने के बाद लाभांश के तौर पर सरकार को पैसा देंगी। सरकार इसलिए क्रॉस होल्डिंग खत्म करना चाह रही है क्योंकि इसके एकीकरण एवं निजीकरण रोड मैप में 2 से 3 बड़ी एकीकृत कंपनियां गठित करने का लक्ष्य है। इस स्थिति में क्रॉस होल्डिंग्स को गैर प्रतिस्पर्धी और हितों के टकराव का मामला माना जा सकता है। नेक्स्ट है वृहद आर्थिक आंकड़ों पर टिकी निगाह। वृहद आर्थिक आंकड़े टीकाकरण की रफ्तार और ग्लोबल ट्रेंड से इस सप्ताह घरेलू बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की निगाह मानसून की प्रगति पर भी रहेगी। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा ने कहा है कि इस सप्ताह महीना बदल रहा है। ऐसे में बाजार निवेशकों की निगाह वाहन बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों पर रहेगी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार भी उत्साहजनक है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि राज्यों में लगी पाबंदियां और कम हो सकती हैं। हालांकि वायरस के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि मानसून का भी असर बाजार की चाल पर दिखेगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा है कि इस सप्ताह बाजार की निगाह वैश्विक घटनाक्रमों पर रहेगी। घरेलू मोर्चों पर निवेशकों की निगाह पीएमआई आंकड़ों पर रहेगी। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा निवेशक कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख और डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव पर भी नजर रखेंगे। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है मानसिकता में परिवर्तन की प्रतीक्षा करता भारत, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार एमजे अकबर ने। परिवर्तन का सबसे उल्लेखनीय स्वरूप वही है जिसकी ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। बहरहाल यह बात केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं कि यकायक आए बदलाव को देखकर वे हैरत में पड़ जाते हैं। निजी क्षेत्र और यहाँ तक कि सरकारें भी अक्सर उसे समय से भांप नहीं सकती। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लोकतंत्र अति आत्मविश्वास वाली सरकारों के आख्यानों में से भारी पड़ा है, जो इससे बेखबर रहती हैं कि उनके पैरों तले जमीन ना जाने कब खिसक जाए। सभी सरकारें आंकड़ों से चिपकी हुई है। यह सही है कि ऐसे एकदम से उचित भी नहीं है। हालांकि उन्हें एक और आंकड़े पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जो अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियों में जगह पाते जा रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता है, महंगाई या मुद्रास्फीति की दर से जुड़ा है। यह एक इस किस्म का परिवर्तन है जो किसी भी दिग्गज की गद्दी खिसकाकर अफरा तफरी मचा सकता है। किसी ने भी पिछले 5 महीनों में मुंह फुलाती महंगाई पर तब तक गौर नहीं किया जब तक कि वह दहाई के आंकड़े में दाखिल नहीं हुई। गत वर्ष मई में मुद्रास्फीति दर नकारात्मक थी। इस साल अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI 10.49% तक चढ़ गया। हम अभी तक उसी घिसे पिटे जुमले का सहारा लेते हैं कि सभी सवालों के जवाब ईश्वर और प्रकृति से ही मिलेंगे। देश की तकरीबन आधी कृषि उपजाऊ भूमि को संचित करने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहेगा, जिससे खरीफ की बढ़िया फसल होगी। बेहतर आपूर्ति से कीमतें काबू में आ जाएंगी। इससे लोगों को एक और साल के लिए राहत मिल जाएगी। क्या 19वीं सदी से कुछ भी नहीं बदला है? भारत को एक बदलाव की तत्काल आवश्यकता है और वह है मानसिकता में व्यापक परिवर्तन लाना। इसके बिना 5 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी सपना दूर की कौड़ी ही
बना रहेगा और यह ऐसा परिवर्तन है जिसे कोई देख नहीं सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है खिलौना उद्योग को सरकार का सहारा, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। गत 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉयकैथन 2021 के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने खिलौने को बच्चों का पहला मित्र बताते हुए खिलौना उद्योग के आर्थिक एवं रोजगारपरक पहलुओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारतीय समाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना चाहती है और इसमें भारतीय खिलौने और गेमिंग उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के खिलौने दिखते हैं। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो बच्चों की मौज मस्ती का जरिया बनकर उन्हें खुशी देते हैं, वहीं दूसरी किस्म के खिलौने बच्चों को खुश करने के साथ ही उनके मानसिक विकास में भी उपयोगी होते हैं। फिलहाल बाजार में लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, प्लास्टिक और दूसरी कृत्रिम चीज़ों से बने परंपरागत खिलौनों के अलावा नई तकनीक की रंग बिरंगी गुड़ियों से लेकर मैकेनिकल सेट, डिज़ाइनर बोर्ड्स गेम्स, लियो पजल्स, कंप्यूटर गेम्स, डॉल आदि मुख्य रूप से प्रचलित हैं। वैश्विक खिलौने बाजार वर्तमान में करीब 100 अरब डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.5 अरब डॉलर है। सोच सकते हैं आप कितना कम है। देश में करीब 80% खिलौने आयात किए जाते हैं। उनमें भी 70% खिलौने चीन से आते हैं। ऐसे में खिलौने के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता और उनके आयात पर व्यय हो रही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए फरवरी 2020 में खिलौनों पर आयात शुल्क में 200% की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा 1 सितंबर 2020 से आयातित खिलौनों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड भी लागू कर दिए गए। अब ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी कि BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्था, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी, ये नाम था इसका। फिर इसे 1986 के संसद के अधिनियम के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया और ये 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आ गया। स्पष्ट है कि सरकार भारतीय खिलौना उद्यमियों को वैश्विक खिलौना बाजार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार की रणनीति है कि सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में भी भारतीय खिलौनों की छाप दिखाई दे। खिलौना निर्माताओं से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे ऐसे खिलौने अपनाएं जिनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखे। उन खिलौनों को देखकर दुनिया वाले भारतीय संस्कृति, पर्यावरण के प्रति भारत की गंभीरता और भारतीय मूल्यों को भी समझ सकें। इस समय बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन और डिजिटल गेम भारतीय अवधारणाओं पर आधारित नहीं हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भारत को खिलौनों का वैश्विक हब बनाने और उसके वैश्विक बाजार में चीन को टक्कर देने की रणनीति के तहत देश में टॉय क्लस्टर की शीघ्र आकार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही वह खिलौना बनाने वाले कारीगरों के कौशल विकास को प्राथमिकता दे ताकि नए विचार और सृजनात्मक तरीके से गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण संभव हो जो वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकें। खिलौना उद्योग का रणनीतिक विकास करके सरकार न केवल देश को खिलौना उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पैठ बढ़ाएगी। इसके निश्चित रूप से बहुआयामी लाभ होंगे। ड्रोन से आतंकी हमला। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले ने उन आतंकी हमलों को फिर से याद दिला दी जो ऐसे मौके पर हुए जब जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी पहल की गई हो। हैरत नहीं है कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की एक वजह प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक से बने माहौल को खारिज करना हो। सच्चाई जो भी हो, आतंकियों ने जिस तरह ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया उससे यही पता चलता है कि एक तो सीमावर्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण ठिकाने उनके निशाने पर हैं और दूसरे वे पहले से और अधिक समर्थ होते जा रहे हैं। इसे दुर्योग कहना कठिन होगा कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू पुलिस ने एक IED
बरामद की थी जो लश्कर के इशारे पर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाई जानी थी। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के पीछे चाहे आतंकी संगठन जैश हो या फिर लश्कर हो अथवा अन्य कोई संगठन, यह संभव नहीं है कि आतंकियों ने यह हमला पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद के बगैर किया हो। ऐसा लगता है कि संघर्ष विराम करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और वह अब कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को कहीं अधिक आधुनिक तकनीक से लैस करने में जुट गया है। यह ध्यान रहे कि कश्मीर में एक अरसे से सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप भेजी जा रही है। कायदे से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था। तो ये आज का 28 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।